हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वेक्टर अलजेब्रा, तो उसको हम समझेंगे। वेक्टर अलजेब्रा अलजेब्रा बेसिकली ये एक मैथमेटिकल फिजिक्स की ब्रांच है और इसमें हमें सबसे पहले समझना है वेक्टर क्या होता है। व्हाट इज वेक्टर? तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और उसको हम जिस अलजेब्रा में, जिस मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं उसे हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। तो सपोज हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ। बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास है, जैसे फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, टाउ से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये बहुत सारी क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब सबसे पहले हम समझते हैं टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला में मालूम है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमें इसको इस तरीके से लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर नोटेशन में इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब ये जो इस तरीके से इसे लिखा जाता है एरो में, तो यहाँ से हमें ये मालूम चलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मालूम चलता है कि कोई भी वेक्टर है उसे हम एरो से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? एरो से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय एरो। सपोज हमारे पास इस तरह का कोई वेक्टर है, ए बी वेक्टर, जो कि स्मॉल ए मैग्नीट्यूड का है, और सी डी वेक्टर हमारे पास है वो कि जो बी मैग्नीट्यूड का है, स्मॉल। तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, उसको हम इस तरीके से डायग्राम में बनाएंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी पॉइंट, और ये जो इधर है, जो यहाँ से इसने स्टार्ट किया चलना, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और ये हो गया इसका फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट को हम यहाँ पे इस तरह से, ये डॉट मैंने बनाया, इसको हम टेल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल। वेक्टर में से टेल रोटेशन देते हैं, और ये जो इस तरह से एरो बना हुआ है इसको हम कहते हैं हेड। तो हेड टेल रोटेशन में बनाया जाता है। तो ए बी जो है वो हमारा स्मॉल ए, सी डी को इस तरीके से बनाएंगे वेक्टर में, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, और ये एरो है हमारा वेक्टर से इसे डिनोट किया जाता है, और ये इसका मेजरमेंट डी है। और ये हमारे समझने के लिए हम समझ सकते हैं, इसको टेल कहते हैं और इसे हेड कहते हैं। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये हमको मिलता है कि वेक्टर जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पढ़ने को मिलेगी, वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और इसे एरो से हम डिनोट करते हैं। और फिजिक्स का एक मैथमेटिकल फिजिक्स की ब्रांच है, इसमें हम इसे समझते हैं। अब हमें कुछ प्रॉपर्टी और कुछ लॉ इसके पढ़ने को मिलते हैं, लॉ एंड प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, जो हमने अभी डिस्कस किया था, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी सपोज मास हम लेते हैं, मास के एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोई ब्लॉक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास 100 किलोग्राम है। तो ये जो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसका मास 100 kg है। तो हमें मालूम है, हमने सबसे स्टार्टिंग में समझा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे हम n इंटू यू के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो n है वो 100 है, इसे हम न्यूमेरिक वैल्यू कहते हैं, और u यहाँ पे इसका यूनिट हो गया किलोग्राम में। तो ये n इंटू यू के फॉर्मेट में हमको देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से यहाँ से हमें एक और कंफर्मेशन मिल रहा है कि जो मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्शन का पता नहीं चलता है, डायरेक्शन यहाँ पे मिसिंग है, नो डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? मैग्नीट्यूड का पता लग रहा है, और ये मैग्नीट्यूड का पता लग रहा है वो क्या है? 100 kg। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमें ओनली मैग्नीट्यूड का पता लगता है, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट अभी हमने टॉर्क से बताया, बहुत सारे उसके एग्जाम्पल हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, तो उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता लगता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट है,
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, उसको बेस बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। और अपना पहला जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th-12th क्लास के पूरे सिलेबस में। ये हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी डेरिवेशन में, कहीं ना कहीं इसी चैप्टर में इसके मैथमेटिकल पार्ट को समझना पड़ता है। और हर एक डेरिवेशन में हमें वेक्टर फॉर्म में भी किसी भी रिजल्ट को लिखना होता है। तो शुरुआत करते हैं, कुछ की पॉइंट्स हम यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले की पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई वेक्टर PQ वेक्टर है और इसकी लेंथ, सपोज हमारे पास कोई PQ वेक्टर हमारे पास है और इसकी लेंथ A है। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, पहले इसको हम ड्रॉ करते हैं किस तरह से ये ड्रॉ होगा। तो हमने अभी बताया था ये हेड होता है, इसका हेड टेल नोटेशन में से लिखते हैं। PQ वेक्टर को हम डिनोट कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से होगा और इसका मेजरमेंट A है। तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड देखते हैं तो ये वेक्टर का मॉड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, मॉड ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा A मॉड, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मॉड लेने के बाद जो भी वैल्यू आएगी इसको A के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू A आ जाएगी। तो ये होता है वेक्टर नोटेशन। अब हम सपोज हमारे पास एक्सिस 3 डायमेंशनल डायग्राम है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई एक्सिस को, ये जेड एक्सिस को, और ये दो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज आइटा 2 आइटा, यहाँ पे 2j और इधर पे 3k, ये नोटेशन है। और ये कैप से हमें इसको डिनोट किया गया। तो सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू सपोज हमें दी हुई है 2 आइटा प्लस 2j प्लस 3k, और ये कैप इसे पढ़ते हैं कैप में। अभी समझाएंगे ये कैप क्यों इसे पढ़ते हैं। फिलहाल हम ये समझेंगे कि यहाँ पे जो i, j और k इस तरह से लिखा गया है, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। इसका अगर हम सपोज इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड देखने के लिए हमने अभी बताया था, इसको हम क्या करते हैं, मॉड के अंदर रख देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, मॉड के अंदर रखते हैं। तो हमें गिवन वेक्टर सपोज 2 आइटा प्लस 2j प्लस 2k कैप के फॉर्मेट में देकर जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मॉड के अंदर रखेंगे, और ये जो आइटा का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, j का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, k का कोफिशिएंट जो भी रहेगा यहाँ पे 2 है, तो इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके उसे ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास मॉड निकल के आता है 4 प्लस 4 प्लस 4 मीन्स √12, और ये हमारे पास आ गया A की वैल्यू, जिसे कि इस तरीके से लिखा जाता है। और ये यूनिट में इसका मेजरमेंट हम देते हैं। तो ये जो मैग्नीट्यूड हमें निकाला है वो मिल गया √12। इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। √12 को 4 × 3 लिखेंगे, 4 का दिया 2/3 यूनिट आ जाएगा इसका, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्थोगोनल वेक्टर जो कि एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक दूसरे के कुछ भी परपेंडिकुलर होते हैं, उनका हम मॉड निकालना सीखते हैं, उनका मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहला हमारा छोटा सा एक टॉपिक था। उसके बाद अगले कुछ और मैग्नीट्यूड रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड। पहला मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू दे रखी है, ए वेक्टर हमें दे रखा i प्लस जे, कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। दूसरा हमारे पास पहला तो ये है, दूसरा क्वेश्चन हमें फाइंड करना है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आइटा प्लस 3j प्लस 4k, और ये कैप में है।
ये आई जे के कैप अभी हमने बताया था म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में। और ये जो होता है वो हमें मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड करना है। तो किस तरीके से हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, पहले हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ, तो ये दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व करने हैं, ये हमारे बुक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमने कहा था मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड हमें निकालना जब होता है ये फॉर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसे मॉड के फॉर्मेट में लिखेंगे। मॉड के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पे हमारे पास आई जी के फॉर्मेट में है और आई कैप जे कैप। तो हम इसको लिखेंगे आई का कोफिशिएंट यहाँ पे हिडन है 1 और जे का कोफिशिएंट हिडन है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही हमने स्टेप सीखा था कि जो भी आई और जे या के फॉर्मेट में रहेगा उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके उसे ऐड कर देते हैं। तो ये इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा 2 √2 और √2 को सॉल्व में इसकी वैल्यू वैसे मैथमेटिकली 1.414 रिकरिंग फंक्शन है, तो ये आंसर आएगा √2 या इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 1.41 यूनिट इसका आंसर आएगा। दूसरा हमारा पार्ट है ए की वैल्यू देखिए, इसका मॉड निकालना है, उसको मॉड के अंदर रखेंगे और कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे आई जे के फॉर्मेट में। वेयर मैंने बताया आई जे और के जो है वो यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर क्या होता है हम आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम इतना समझे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा √29। देखिए ऐड करेंगे 25 में 4 ऐड करेंगे 29 को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन में ये है, तो ये हो जाएगा √29 यूनिट। ये हमारे पास सेकेंड वाले का क्या आ गया। अब इसका मॉड लेने के बाद ये मॉड हट जाएगा तो हम इसका मैग्नीट्यूड सिंपल ए से दे सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हमने बेसिक अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा उसके बेस पे हम इसको समझ सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बड़ा इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब अगले कुछ छोटे छोटे रूल, छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड है, जो हमें बहुत ही अच्छे से समझने हैं। उसमें सबसे पहला हम लेंगे पोजीशन वेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे अगला पॉइंट हम ले रहे हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर तो जैसे यहाँ पे बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसा वेक्टर जो किसी भी वेक्टर जिससे हम किसी भी पोजीशन का पता लगाते हैं उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। सपोज यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये ओरिजिन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और यहाँ पे कोई वेक्टर हमें इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे पी पॉइंट है और ये डिस्टेंस r1 है ओरिजिन से, और यहाँ से ओरिजिन से ये यहाँ पे q है और इसका डिस्टेंस r2 है। ठीक है, जब हम PQ का मेजरमेंट देखेंगे, PQ हम निकालेंगे तो PQ हमें मिलेगा R2 माइनस R1। ठीक है, और OP हमारे पास R1 है और OQ हमारे पास डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहा है R2 है। तो ये जो OP एंड OQ है ये ओरिजिन से P और Q का हमें पोजीशन बता रहे हैं कि इतने डिस्टेंस पे आर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ओरिजिन यहाँ पे क्या है O। तो ये हमें ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट का पोजीशन हमें बताता है कार्टेशियन प्लेन पे, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल कहीं पे भी उसको हम ले सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है,
इसे दूसरे इसको एक और नाम इसको हम एक और नाम से समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसे हम पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी वही होता है पोजीशन वेक्टर। तो हम ऐसे कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड the initial पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल और इनिशियल, ये देखिए फाइनल पोजीशन वेक्टर R2 और इनिशियल पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस है उसको ये क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। ये दोनों के दोनों एक ही हैं, तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने टाइप का होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी यहाँ पे इसको हम ले रहे हैं। अगला इसमें टाइप है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो सबसे पहला टाइप हम समझेंगे जीरो वेक्टर। यहाँ से शुरुआत करते हैं। जीरो वेक्टर बहुत ही नॉर्मल यहाँ पे कंसेप्ट है। जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, whose magnitude is zero, whose magnitude is zero, उसे हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे सपोज ए वेक्टर है, इसकी वैल्यू जीरो है, तो ये यहाँ पर जीरो वेक्टर आ गया। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमें याद रखना है कि जीरो वेक्टर जो होता है उसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या करते हैं, इसमें जो इनिशियल एंड टर्मिनल को फाइनल पॉइंट भी कहते हैं। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक दूसरे को क्या करते हैं, आर ये कॉन्सिडेंट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इसी वजह से इसकी वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि फाइनल और इनिशियल की वैल्यू जब एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा तो वो जीरो आए। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें यूनिट वेक्टर। तो ये डेफिनेशंस हैं जो कि हमें सबसे पहले चैप्टर के शुरुआत में समझनी है। तो यूनिट वेक्टर देखो क्लियर है बिल्कुल डेफिनेशन से, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, whose magnitude is 1, या यूनिटी जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर सपोज ये वैल्यू हमारे पास इस तरह की है तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें इसको एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, और इसको हम कैप से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैप। कैप नोटेशन होता है। सपोज आई का कैप है तो 1 इसकी वैल्यू होगी यूनिट वेक्टर, जे के फॉर्मेट में है तो जे कैप हो जाएगा 1, के फॉर्मेट में है तो के 1 हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। दूसरा पॉइंट है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 या यूनिटी होता है। इसे ए कैप से डिनोट करते हैं आई के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस में। जैसे हम इसको ऑर्थोगोनल के केस में समझें तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ उसको, और ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, 3 डायमेंशनल। यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जेड कैप हम देते हैं और यहाँ पे के कैप हम देते हैं। तो इनकी वैल्यू अगर 1 होगी तो यूनिट वेक्टर होगा, और इसको हम कैप से डिनोट करते हैं, इसको कैप पढ़ते हैं, कैप। ठीक है, कैप मीन्स यूनिट वेक्टर। अगला पॉइंट है हमारा पैरेलल वेक्टर। ये छोटे छोटे की पॉइंट है चैप्टर को बेस समझने के लिए। इसके बाद अगला हमारा है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है, इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे पहले। ये पी क्यू वेक्टर को यहाँ पे पी क्यू वेक्टर है,
और आर एस वेक्टर हम यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये कैप है, ये इसका टेल है, ये हेड है, ठीक है। तो पी क्यू का जो डायमेंशन है वो सपोज ए से डिनोट हो रहा है और आर एस का जो डिनोट है वो बी से डिनोट हो रहा है। तो ऐसा वेक्टर टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन। ऐसे दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर। लेकिन ये डायरेक्शन यहाँ पे सेम है, ये यहाँ पे टेल है, पी और आर पॉइंट टेल है, और हेड यहाँ पे एस और क्यू से डिनोट किया गया है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, मीन्स ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है किसके, बी के, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन सेम होती है, एक ही डायरेक्शन में ये लाई करते हैं। इसको आप बनाएंगे अपने कॉपी में डायग्राम में। पैरेलल वेक्टर के साथ हम एक और पढ़ लेते हैं इक्वल वेक्टर। तो नाम से ही इसमें हमें पता लग रहा है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड इज सेम। तो अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, सपोज ये ए बी वेक्टर है, ए इसका मेजरमेंट है, ये टेल है, ये हेड है। उसी तरीके से बी सी वेक्टर है, ए बी और सी डी ले लेते हैं, सी डी वेक्टर है, इस तरीके से इसका नोटेशन बनाया गया है और ये बी से डिनोट हो रहा है। तो ए बी का मेजरमेंट भी ए है और सी डी का मेजरमेंट सपोज बी है। तो ये वेक्टर इक्वल कब होंगे, ये वेक्टर इक्वल होंगे जब इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, डायरेक्शन और के साथ साथ सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन भी सेम है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम ले रहे हैं नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर टोटली डिपेंड करता है पोजीशन पे, डायरेक्शन पे। डायग्राम से समझेंगे। नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर वो ऐसे वेक्टर, सपोज ए वेक्टर यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है और बी वेक्टर जो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, मीन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। सपोज ए वेक्टर इस तरह से है और बी वेक्टर जस्ट अपोजिट है उसके, इस तरीके से, तो इसको हम नेगेटिव बी से समझ सकते हैं। ये जो ए वेक्टर इधर को आ रहा है, बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू, जब हम मॉड इसका लेंगे, इज इक्वल टू बी मीन्स माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। ये डायग्राम से ही क्लियर होगा कि इसकी डायरेक्शन, इसका जो टेल टू हेड रोटेशन लेफ्ट साइड को इस तरफ है, यहाँ से देखेंगे इस तरफ है, और इसका टेल टू हेड मूवमेंट इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर। मीन्स ए वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ बी इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी बट द डायरेक्शन ऑफ बी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। तो सपोज इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है, इनके मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड तो इनके सेम है, बट डायरेक्शन है यहाँ पे अपोजिट। तो ऐसे केस में हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये वेक्टर ए है और ये अपोजिट डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये होता है नेगेटिव वेक्टर, ठीक है।
तो इसको नोट कर सकते, इसको नोट करें। और फिर इसके बाद दो और पॉइंट इसमें रह गए हैं। एक कोइनिशियल